लेकर कई आपत्तियां और उसको लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए कि कई ऐसे मुल्क हैं जिनका जिक्र अब मैं करने जा रही हूं, और सैयद रिजवान जी मैं उसी पर आपसे बात भी करूंगी। अभी आपने मौलाना अली कादरी को सुना, उन्होंने कहा ये कानून लागू ही नहीं हो सकता हमारे मुल्क में, लेकिन फ्रांस जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ब्रिटेन में इंग्लिश कॉमन लॉ है, अमेरिका में केंद्रीय स्तर पर कॉमन लॉ सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में है यही लॉ, जर्मनी सिविल लॉ सिस्टम है, उज्बेकिस्तान में सिविल लॉ सिस्टम है। ऐसा क्या है इन मुल्कों में जो हमारे मुल्क में नहीं है कि यहां लागू नहीं हो पाएगा? जी थैंक यू। बहुत देर से मैं बैठा था, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगी मैं नहीं बोलूंगा, पर जब मैं बोलूं खुदा के वास्ते कोई बीच में ना बोले। पहले मैं थोड़ी अपनी बात कर लूं। एक साहब ने, भाई ने कहा कि सबका कंसेंसस होना चाहिए, सबसे बात होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, है ना। और ये सब जो भाई हैं ये संविधान की बहुत बात करते हैं, और मैं भी बदकिस्मती या खुशकिस्मती से वकील हूं, और पर्सनल लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ही मैंने पीएचडी की है। तो मेरे भाई से मैं इतना कहना चाहता हूं आपके जरिए कि हमारे देश में कानून बनाने के लिए किताबों में रिफरेंडम और कंसेंसस नाम के शब्द नहीं आए हैं। काश मेरे भाई वकील होते तो मेरी बात अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, एक कानून बनने की प्रक्रिया है, सरकार चुनी जाती है, उसको लॉ मेकर्स बोला जाता है, स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेचर बनाता है, सेंटर में पार्लियामेंट बनाता है, वोटिंग होती है। कुछ चीजों के लिए 2/3 वोट चाहिए जहां पे संविधान में बदलाव लाना है, कुछ चीजों के लिए नहीं चाहिए। तो रिफरेंडम होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, है ना, और किसी स्टेडियम में बैठ के चर्चा होनी चाहिए, दुकान लगनी चाहिए। ये बड़ी नादान बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर किसी कानून से परेशानी है, चुनाव जीतो, कानून बदल दो, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में आप लोग सब भूल रहे हैं कि भाई यूसीसी तो ऑलरेडी है। यूनिफॉर्म यूसीसी दो तरीके का है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब क्रिमिनल कोड में चोरी करने पर हाथ काटा जाता है, बलात्कार करने पर गला काटा जाता है, तो वहां पर सब खुश हैं यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड से। आज तक 70 साल में कोई मुसलमान सुप्रीम कोर्ट यह कहने नहीं गया कि अगर दो लोग चोरी करते पकड़े जाएं जिसमें एक हिंदू हो एक मुसलमान, तो भाई हिंदू को 6 महीने की सजा दे देना, लेकिन मुसलमान का हाथ काट देना। ऐसी कोई पिटीशन हुई? नहीं हुई, क्योंकि दिल में चोर है, दिल में जहर है। जहां पर इस्लाम की बांसुरी बजानी है वहां बांसुरी बजाएंगे, जहां बांसुरी पीछे छुपानी है वहां पीछे छुपाएंगे। तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी है। अब आती है बात, किसी ने कहा कि ड्राफ्ट नहीं हो पा रहा। ड्राफ्ट तो आए, ड्राफ्ट तो आए। ट्रिपल तलाक का ड्राफ्ट आया, सीए का ड्राफ्ट आया, इस दोनों के ड्राफ्ट आए। दो चीजों के मैडम ड्राफ्ट नहीं आए, एनआरसी का ड्राफ्ट नहीं आया और यूसीसी का नहीं आया। लेकिन इन चारों चीजों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन है हमारे वर्ग का विरोध। ड्राफ्ट आए तो विरोध, ना आए तो विरोध, सरकार पार्लियामेंट से बनाए तो विरोध, सुप्रीम कोर्ट बनाए तो विरोध। तो एक कहावत है, वो मैं पूरी बोलना नहीं चाहता, हाथी को अपनी चाल चलने दीजिए। अब इसके आगे का बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाथी चला अपनी चाल, विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए। इनके विरोध को अब सुनता कौन है, को पूछता कौन है? टूटी फूटी ये चीज है। अब इनके ना खरीदार हैं, ना इनसे किसी को सौदेबाजी करनी है। विरोध कर करके इन्होंने अपना इतना बुरा हाल कर लिया है। वो भेड़िया वाली कहानी सुनी होगी ना, भेड़िया आया भेड़िया आया, ये हर चीज में विरोध करते हैं। तो इनके विरोध को सीरियसली मत लीजिए, टाइम खराब करते हैं हम लोग इन लोगों की बात करके। सैयद जी, आप लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उसमें ताकत नहीं है, उसमें कोई तर्क नहीं है। सैयद अब्बास जी मुझसे पूछा सवाल आपसे है कि सर वो ये कह रहे हैं कि इतना ही आपको ऐतराज है तो आप सत्ता में आइए और पलट दीजिए उन नियम कायदों को जिनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं को भी मत होने दीजिए। लेकिन आइए तो सही, विरोध के लिए सिर्फ विरोध करते हैं आप लोग।
देखिए, संविधान में ये दिया गया है कि इसके लिए सरकार प्रयत्न करे, लेकिन कहाँ प्रयत्न हो रहा है? ये मीडिया की डिबेट में बैठ के ये साहब बताएंगे कि आप विरोध नहीं कर सकते। ये संविधान में कहाँ लिखा है कि आप विरोध नहीं कर सकते अपने अधिकारों के लिए? हम अगर ये बात कह रहे हैं कि आप सैयद अब्बास जी, अगर हम ये कह रहे हैं कि आप कंसेंसस, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप विरोध नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि आपके विरोध में दम नहीं है। आप विरोध आपके तर्क जो है वो ऐसे झूठे से लगते हैं। अधिकार है। अगर हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा तो हम विरोध करेंगे। हर नागरिक विरोध करेगा, किसी के भी संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा। ये मसला हिंदू मुसलमान का है नहीं, तो वो हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या सिर्फ जो पर्सनल लॉज है आप देश लोहिया में, जी वो को सिर्फ मानते क्या हैं कि नहीं मुसलमानों मानते? को लेकर के हैं? क्या और संप्रदायों के नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट के नहीं है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं है? तो पर्सनल लॉज की बात है, उस पर कंसेंसस बनाने की अगर बात हो रही है तो इसमें गलत क्या है? पहली बात। दूसरी बात, अगर समानता की बात होती है तो मुझे लगता है हमारे देश में जो इनकम की इनइक्वालिटी, उसको लेकर के सरकार को समानता लानी चाहिए। आज हमारे देश का जो धन है 58% धन 10% लोग, 1% लोग कंट्रोल करते हैं, उसमें समानता होनी चाहिए। शिक्षा की समानता हमारे देश में होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के समानता होनी चाहिए। 10,100 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है हमारे देश में। इसको लेकर के कब सुधार होगा, कब समानता होगी? अमीर आदमी तो महंगे अस्पतालों में जाकर के इलाज करा लेता है, गरीब के लिए कब अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध होगा? क्योंकि ऐसे मुद्दों पे बात ना हो, इसलिए इस तरह के मुद्दों को लाया जाता है ताकि जनता का ध्यान भटके और जनता असल मुद्दों पे बात ना करे। चलिए, इस बात को सीधे सैयद अब्बास शहजाद से जवाब ले लेते हैं। शहजाद, कंसेंसस की वो बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको समान चीजें करनी है तो शिक्षा के क्षेत्र में कीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में कीजिए, अर्थ के क्षेत्र में कीजिए। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इस पर एक सहमति बननी चाहिए। ये मुद्दे हैं और ये तो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं। सबसे पहले प्रीति जी, यहाँ पर बार बार नागा, मीजो, नॉर्थ ईस्ट की बात हुई, पर आज जो पत्र लिखा गया है, क्या वो ऑल इंडिया नागा लॉ बोर्ड ने लिखा है? ऑल इंडिया मीजो लॉ बोर्ड ने लिखा है? क्या ऑल इंडिया हिंदू लॉ बोर्ड ने लिखा है? ये पत्र किसने लिखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, नहीं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि मेरी भी बात को सम्मान तरीके से सम्मानपूर्वक सुना जाए, वरना अगर मैं नहीं सुननी है बात तो मैं चुप रहूंगा। मैं 20 मिनट चुप ही रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात, जो संवैधानिक सिद्धांत होते हैं और संवैधानिक अधिकार होता है, उस पर चर्चा नहीं होती। कल ये कहेंगे कि आर्टिकल 14 को लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा हो। मतलब समानता का अधिकार जो है वो उसको लागू करने के लिए अब चर्चा होगी क्या? चर्चा हो चुकी है, वो संविधान में आ चुका है। चर्चा आर्टिकल 44 पे हो चुकी है, वो चर्चा संविधान में आ चुका है। अब इसको लागू करने पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, पर जब इसको लागू किया जा रहा है तब इसके मसौदे पर निश्चित रूप से ड्राफ्ट बनेगा, तब उस पर सबकी राय ली जाएगी। अगर आपको ड्राफ्ट में कोई कमी नजर आती है तो आपको भी बात रखने का मौका मिलेगा। परंतु जो ड्राफ्ट देखा नहीं है, जो ड्राफ्ट बना नहीं है, जो बच्चा पैदा हुआ नहीं है, उसका विरोध किस आधार पर कर रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है? क्या आपने कोई प्रावधान देखा है? तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए, यहां पर सती प्रथा थी, वो हटाई गई। क्या आज जनमत संग्रह कराया जाए क्या कि सती प्रथा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक कुरीति है, वो कुरीति को जाना ही है। ये बार बार तर्क क्यों दिया जाता है कि अगर महिलाओं को, नहीं सुन लीजिए, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा तलाक पर, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा विरासत में, तो इससे किसी की बेरोजगारी और महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? ये बार बार जब महिला अधिकारों की बात होती है तभी इनको क्यों याद आता है शिक्षा होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि इस कानून के बाद भी महिलाओं को बहुत दिक्कतें हैं जो देख नहीं रही है ये सरकार। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उज्ज्वला योजना में आपके पास, हाँ, नहीं, आज अगर आप शौचालय योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम ये सारी योजनाएं उठा लीजिए तो उसमें हर एक स्कीम में 20 से 25 से 30% हिस्सेदारी मुस्लिम महिलाओं की और माइनॉरिटी महिलाओं की है। आज मुस्लिम महिलाओं का ड्रॉप आउट रेट 70% हुआ करता था, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, आज वो 32% हो गया। इसकी बात वो कभी करेंगे नहीं। परंतु आज जब महिलाओं के अधिकारों की सशक्तिकरण की, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, निकाह हलाला जारी रहेगा, इससे क्या, अगर निकाह हलाला हटा दिया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्या? अगर 4 शादियों के बदले सभी लोगों को 1 शादी का अधिकार मिलेगा तो इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्या? मतलब ये कुतर्क की बातें हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित कैसे रखा जाए, इसके लिए इस प्रकार की दलीलें दी जाती है। मैं सिर्फ आखिरी बात ये पूछना चाहता हूं, अगर तमाम महिलाओं को तलाक होने पर समान अधिकार मिले, कि सभी के पास अधिकार हो, तलाक होने पर उनके पास कुछ अधिकार हो, इससे बेरोजगारी या बाकी जो चीजें हैं उस पर कैसे असर पड़ता है, ये मुझे समझा दे कोई। चलिए इसी पे जवाब ले लेते हैं।